हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? तो शॉर्ट टर्म में रिजिड बॉडी को हम समझ सकते हैं जिसका शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होता है, उसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे ये मार्कर है तो इसका शेप और साइज क्या है, फिक्स है, तो ये क्या है, एक रिजिड बॉडी। तो जो भी बॉडी जिसका क्या होता है, शेप और साइज फिक्स होता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी से। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, इलास्टिसिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर इसको हम डिटेल से समझ लेंगे। इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस एंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन दैट इन्फ्लुएंस और द फोर्स इज द रिमूव्ड। अब इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, एक बॉडी है उसकी एबिलिटी है, उसकी क्या एबिलिटी है, टू रेजिस्ट डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस। अगर आप उस बॉडी पे क्या कर रहे हो, उस पे इन्फ्लुएंस, अगर आप उस पर डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस को अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप अगर उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब वो उसका अपोज करेगा। अगर आप इस पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, तो इसके अंदर एक एबिलिटी है, वो क्या कर रही है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। एंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और वो क्या कर रही है, इस फोर्स को हटाने के बाद में वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वापस गेन कर रही है। व्हेन देन इन्फ्लुएंस और द फोर्स इज द रिमूव, जब आप इस फोर्स को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करती हूँ तो इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देती हूँ या फिर डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस को हटा देती हूँ, तो ये क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज या पोजीशन को वापस गेन कर लेता है। इसी टर्म को हमने किससे डिफाइन कर रखा है, इलास्टिसिटी से डिफाइन कर रखा है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये शीट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस पे डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस को अप्लाई कर रहे हो तो इसका क्या कर रहा है, शेप और साइज इसका चेंज हो गया। ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा मुड़ गया। अब जैसे ही मैंने इसको वापस हटा दिया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। तो इसी को इसने किससे डिफाइन कर रखा है, इलास्टिसिटी को डिफाइन कर रखा है। इलास्टिसिटी क्या है, अगर किसी बॉडी पे अगर आप इन्फ्लुएंस को अप्लाई कर रहे हो, डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस को या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे वो अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन, शेप, साइज को वापस गेन कर लेगा। उसी टर्म को हमने किससे डिफाइन कर रखा है, इलास्टिसिटी को डिफाइन कर रखा है। सेकंड इसमें और क्या बोल रहा है, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय द बॉडी। तो इस बॉडी की क्या टेंडेंसी है कि इसका जो शेप और साइज का ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसका जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो उसी के अंदर रहना चाह रही है। अगर आप इस पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी की वजह से वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वापस गेन कर रही है। तो इसी से हमने डिफाइन कर रखा है इलास्टिसिटी को। जैसे रबर को जब आप खींचते हो, रबर को जब आप खींचते हो तो ये बड़ा हो जाता है, जब आप इसको वापस छोड़ते हो तो वापस ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो जब आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, इसका शेप और साइज चेंज हो गया। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस को अगर आपने हटा दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया। तो इसी को हमने किससे डिफाइन कर रखा है, इलास्टिसिटी से डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो यहाँ पे आप देखो, स्टील और रबर, यहाँ पे हमने डेफिनेशन से क्या सीखा है, अगर किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स को हटाने के बाद में अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस गेन कर लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये रबर है, रबर पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया वापस ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो ये वापस अपने मेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। अब यहीं पे हम देखते हैं स्टील को, तो ये जो ब्लेड है वो स्टील की बनी है। अगर मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या हो गई, बेंड हो गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स को हटाया, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई। तो यहाँ पे मोर इलास्टिक कौन है, स्टील या रबर? तो इसमें ये वाली डेफिनेशन देखते हैं, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय द बॉडी। तो कौन सी बॉडी ज्यादा अपोज कर रही है उसकी शेप और साइज को चेंज करने से? तो ये रबर है। रबर तो इजीली क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसने ज्यादा अपोज नहीं किया अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज होने में।
में, लेकिन यहाँ पे ये स्टील है, इसको देखो यहाँ पे हमें इसको डिफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जबकि ये रबर क्या हो रहा है, इजीली बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स किस पे अप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसकी क्या है, टेंडेंसी ज्यादा है, ये अपने शेप और साइज में ज्यादा रहना चाहता है। ओरिजिनल शेप और साइज को डिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मोर इलास्टिक कौन हुआ, यहाँ पे मोर इलास्टिक हुआ है स्टील। स्टील क्या करता है, अपोज करता है। स्टील अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ही रहना चाहता है, जबकि रबर होता है, रबर को अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करोगे तो वो अपनी पोजीशन को बहुत ही जल्दी चेंज कर देगा। डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर आप हटा भी दोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म उसमें परमानेंटली हो जाएगा। तो वो क्या होता है, रबर है। तो रबर में क्या होता है, कम इलास्टिक है, और स्टील क्या है, मोर इलास्टिक है। स्टील की ब्लेड को अगर आपने ऐसे मूव किया है और अगर आप उस पर वापस फोर्स को अगर हटा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, अपने वापस एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन को वापस गेन कर लेगा। लेकिन ये कहां तक गेन कर सकता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट तक ही ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के ब्लेड को अगर खींच रहे हो तो वो क्या कर जाएगी, उसमें परमानेंटली डिफॉर्म वहां पे रह जाएगा। तो ये क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट तक ही ये क्या कर सकता है, डिफॉर्म को रह सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम वापस समझते हैं कि ये इलास्टिसिटी होती क्या है। इंटरमॉलिक्यूल में इलास्टिसिटी किस तरीके से वेरी करती है। तो यहाँ पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कुछ आपस में डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने डिफाइन कर रखा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब मॉलिक्यूल के बीच में क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है स्प्रिंग का। तो जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बीच में क्या है, स्प्रिंग के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट कर रहा है। और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिफाइन कर रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ मिलता है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का। अब यहाँ पे आप एक बात को ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो बॉडी अनस्टेबल रहती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो बॉडी स्टेबल रहती है। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो वो क्या कंडीशन है, अनस्टेबल की कंडीशन है। एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अब आपको ये ग्राफ दे रखा है, तो इसमें इस यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, और इस पोर्शन में पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। स्टेबल की कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये आपके पास में है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे बॉडी क्या रहती है, स्टेबल कंडीशन में रहती है। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिफाइन कर रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर कोई जैसे एक स्प्रिंग हमने ले रखी है, स्प्रिंग अभी रेस्ट कंडीशन में रखी हुई है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ डिस्टेंस पे है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और अभी इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे वो क्या है, स्टेबल कंडीशन में रखे हुए हैं। अब जैसे ही हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, स्प्रिंग को बढ़ा देंगे, स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग पे फोर्स लगा के अगर हम उसको खींचेंगे तो उसके क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब जैसे ही ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन से क्या हो जाएगी, ये इस रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो बॉडी क्या रहेगी, वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये अभी अनस्टेबल कंडीशन में, इसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो क्या हो जाएगी, आर नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आर नॉट की वैल्यू ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी वो किस में चला जाएगा, स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का हमें ये ग्राफ मिलता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे बॉडी क्या रहती है, स्टेबल कंडीशन में रहेगी। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या फिर इस स्प्रिंग को अगर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एंड वो स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में चली जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और ये है इनके बीच का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने आज एकदम बेसिक डिस्कस किया है इलास्टिसिटी के बारे में। अब कल हम न्यू टॉपिक लेंगे स्ट्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।